Hello everyone. Then class start करते हैं आज के लिए. Can you hear me? आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मुझे? ओके. देन अभी तक हम लोगों ने पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ लिया है. अभी नेक्स्ट कम्युनिटी इकोलॉजी देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज एन कम्युनिटी. जैसे ह्यूमन बींग्स के भी साथ हम लोग एक कम्युनिटी में ही रहते हैं. कम्युनिटी एक सोसाइटी बना करके ऐसा. बट यहाँ जब एनिमल्स की बात करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट है. मीन्स हम लोग सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन को ही सोसाइटी या कम्युनिटी बोलते हैं. बट एनिमल्स के साथ वैसा नहीं है. वहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कोई भी एक डिफाइंड स्पेस में, जैसे कि मैंने एक ये फिगर में दिखाया एक पॉन्ड है. तो पॉन्ड के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं एंड बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. फिशेस, टर्टल, तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और काफ़ी हद तक एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए एंड बाकी अदर रिक्वायरमेंट. तो इस एग्जांपल को यहाँ पे पॉन्ड कम्युनिटी बोलते हैं. मीन्स एक कम्युनिटी फॉर्म जो हुआ है पॉन्ड के अंदर, उस तरह रिवर के अंदर भी एक कम्युनिटी होगा. फिर फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी एक कम्युनिटी है जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, जिसमें डियर, स्नेक, टाइगर, लायन, etc. तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिल्स एक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए किसी भी एक डिफाइंड स्पेस में रहते हैं तो उसे ही कम्युनिटी बोलते हैं. फोन के अलावा एग्जांपल्स जैसे फोन के अलावा जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, etc. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट रिप्रेजेंट्स ओनली बायोटिक कंपोनेंट. मीन्स यहाँ जैसे पॉन्ड में वाटर भी है, सॉइल भी है, तो वो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है. सनलाइट भी आ रही है तो वो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है. सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिल्स जो भी है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिल्स और लार्जर एनिमल्स जो भी है उसमें, वो सब सिर्फ जो लिविंग थिंग्स हैं वही है कम्युनिटी के पार्ट. तो क्लियर हो गया कम्युनिटी क्या है. हेलो, कोई एक दो लोग माइक ऑन कर ले अपना. आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मुझे? ओके. देन इकोटोन, सेकंड थिंग इज इकोटोन. तो दी जोन सेपरेट. तेज नहीं आ रही है. ओके, मैं थोड़ा और जोर से बोलता हूँ. अब प्रॉब्लम हो कोई तो आप बता देना. तो उसके बाद देखते हैं हम लोग इकोटोन. तो दी जोन सेपरेटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी. मीन्स अगर दो कम्युनिटी है उसको सेपरेट करने वाला, जो अलग अलग करने वाला जो जोन होता है. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया, एक रिवर है और एक ओशियन है, सी.
तो सी का भी एक अपना कम्युनिटी है जो कि डिफरेंट है रिवर के कम्युनिटी से, क्योंकि रिवर फ्रेश वाटर होता है, स्वीट वाटर होता है, बट ओशियन में सॉल्टी वाटर होता है। तो उसके जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका एडेप्टेशन अलग होता है। तो ये दोनों कम्युनिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। बट जहाँ रिवर जाके ओशियन से मिलती है, वहाँ पे कुछ एरिया का जो वाटर होगा जहाँ पे रिवर मिल रही है ओशियन से, तो वो एरिया वो वाटर सॉल्टी भी होगा और थोड़ा मिक्सचर होगा, स्वीट वाटर का मिक्सचर होगा। तो उसका फिर एडेप्टेशन चेंज हो जाता है, बाकी दोनों ओशियन से भी चेंज हो जाएगा उसका वाटर का क्वालिटी और रिवर से भी। तो फिर एक वो अलग तरह का इन्वायरमेंट बनेगा डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के सर्वाइवल के लिए। तो उसी जोन को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मरीन सिस्टम मीन्स जहाँ समुद्र का जो किनारा होता है, उसके बाद का वो एरिया, काफ़ी कुछ दूर तक का एरिया, वो जो सॉइल होता है वो गीला होता है, दलदल टाइप का। तो और उसके बाद फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम शुरू होता है, मीन्स प्लांट्स वगैरह फिर उसके बाद ग्रो करते हैं ज़्यादा, मतलब वो फिर फॉरेस्ट और फिर वो आगे डेवलप होता है। तो वो टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन पे रहते हैं, जो ज़मीन पे जो कम्युनिटी होता है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो ज़मीन और समुद्र के बीच का जो एरिया है जो कि वो काफ़ी गीला होगा, दलदल टाइप का, तो अ, वो एक इकोटोन हुआ। तो उसके अलावा देखते हैं ग्रासलैंड जो होता है, फॉरेस्ट और डिजर्ट, जहाँ डिजर्ट होता है और फॉरेस्ट होता है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको ग्रासलैंड बोलते हैं। तो ग्रासलैंड में क्या होगा, जो प्लांट्स छोटे छोटे होंगे, फॉरेस्ट में प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और डिजर्ट में तो होते ही नहीं है ऑलमोस्ट, स्पेसिफिक एक दो तरह के प्लांट्स ही बस मिलते हैं। और जो जैसा मैंने बताया था, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मतलब ओशियन और रिवर जहाँ मिलती है तो वहाँ उसको एस्चुरी बोलते हैं। और ये बिटवीन ड्राई एंड वेट उसको रिवर बैंक बोलते हैं। जैसे नदी का किनारा हो गया, नदी वेट हो गया और ड्राई उसके, तो उसके बीच का जो कुछ एरिया है उसको रिवर बैंक बोलते हैं। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का है, तो वो भी एक एग्जांपल है इकोटोन का। तो इकोटोन को ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं क्योंकि वो बीच का एरिया होता है और ट्रांजिशन, इस दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन एस्टेब्लिश करता है। तो इकोटोन समझ में आ गया, दो तरह के डिफरेंट कम्युनिटी को सेपरेट करने वाला जो एरिया होता है, यानी दो कम्युनिटी है, दो टाइप का इकोसिस्टम, उसके बीच का जो एरिया होता है उसे ही इकोटोन बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक कम्युनिटी क्या होती है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, आप मैसेज टाइप कर दो। ओके ओके। तो अभी ऑटोट्रॉपिक कम्युनिटी में का मतलब हो गया है, जैसे मैंने लिखा P/R अगर बड़ा है 1 से, तो यहाँ P जो है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो वो शुगर का प्रोडक्शन करते हैं ना, वो एनर्जी सोर्स होता है, फिर उस शुगर को वो कंजर्व करते हैं।
तो जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं तो वो एनर्जी जा करके स्टोर होती है ना, उस तरह उनका शुगर वो स्टोर करते हैं। तो वही उनका प्रोडक्शन हो गया, मीन्स फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट उनका बनता है, जो शुगर, तो वो प्रिजर्व करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बॉडी डेवलपमेंट के लिए और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो भी है उनका वो एनर्जी। और आर मतलब हो गया रेस्पिरेटरी लॉस, मीन्स रेस्पिरेशन में जो लॉस होता है, मीन्स रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, मतलब वो जो सांस लेते हैं या फिर बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, यहाँ रेस्पिरेशन का मतलब है, या इवन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही कुछ एनर्जी भी तो लगती है उसमें, तो उन्हें कुछ एनर्जी इनपुट देना पड़ता है, तभी तो आउटपुट मिलता है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पी मतलब प्रोडक्शन हो गया, आर मतलब लॉस, रेस्पिरेशन लॉस, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए जो एनर्जी लॉस होती है उसको आर बोलते हैं। तो जब पी बाई आर बड़ा है वन से, मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पी बड़ा है आर से। इसको लिख सकते हैं ना, पी बड़ा है आर से, तभी पी बाई आर वन से बड़ा होगा। तो जब पी बड़ा होगा आर से कब, जब प्रोडक्शन बड़ा होगा लॉस से। तो प्रोडक्शन लॉस से बड़ा होने का मतलब है वो जितना एनर्जी अपने डेली फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज करती है, या फिर बाकी अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए जो भी एनर्जी वो लगाती है, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर लेती है, यानी कंजर्व कर लेती है, स्टोर कर लेती है। जितना एनर्जी उसने दिया उससे ज़्यादा उसे मिल जाता है, तो उसी का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक। अभी ऑटोट्रॉपिक तो क्लियर हो गया, जब जो उनका आउटपुट होगा वो इनपुट से ज़्यादा होगा, जो स्टोर करेंगे एनर्जी वो लॉस से ज़्यादा होगा। और हेट्रोट्रॉपिक में उसका उल्टा होता है, यहाँ पी बाई आर छोटा है वन से, मीन्स आर बड़ा होगा पी से। ये ये पी, तो आर बड़ा होगा पी से तभी पी बाई आर छोटा होगा वन से। तो यानी यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो बड़ा है प्रोडक्शन से। तो मीन्स जितना वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है या फिर स्टोर करती है, उससे ज़्यादा वो लॉस कर देती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इंक्लूडिंग अदर रिक्वायरमेंट्स, इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन एंड अदर थिंग्स। तो वैसे कम्युनिटी को हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हो सकता है हेट्रोट्रॉपिक? सपोज दैट मिडल ऑफ फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट है, और उसके सेंटर में जाइए तो वहाँ जो बड़े बड़े बहुत ऊंचे प्लांट्स होते हैं, बट वहाँ कुछ छोटे प्लांट्स भी होते हैं। तो छोटे प्लांट्स जो होते हैं वहाँ तक सनलाइट पहुँच नहीं पाता है प्रॉपर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उनका फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और लॉस ज़्यादा होने लगता है। तो उस टाइप की कम्युनिटी फिर हेट्रोटॉपिक हो जाती है। बट ऑटोट्रॉपिक में नॉर्मल आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, ग्रासलैंड, या फिर जो मैंने अभी बताया था मैनग्रूव्स जो प्लांट्स होते हैं, जो ये काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, यहाँ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यहाँ पी बाई आर वन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वैसे ही अलग अलग कम्युनिटी का एग्जांपल है, कुछ ऑटोट्रॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक्स हो सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो एबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी कम्युनिटी, जैसे कोई ग्रासलैंड का एग्जांपल लेते हैं, ग्रासलैंड में क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, ग्रासेस हो सकती हैं, ग्रास सुपर हो सकते हैं जो ग्रासेस को खाते हैं,
कुछ स्मॉल एनिमल्स हो सकते हैं जो उन पे फिर उनको फिर खाते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं। तो एक ग्रासलैंड में और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो एक वो कम्युनिटी फॉर्म करती है ग्रासलैंड। अभी सपोज दैट फ्लड आ जाए अचानक से, जैसे अभी आया भी हुआ है, तो जो भी ओपन ग्रासलैंड होगा, वहाँ की कम्युनिटी जो भी होगी, वहाँ पे पानी आ जाएगा तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी काफ़ी हद तक। एनिमल्स तो बचेंगे नहीं, कुछ ग्रासेज या प्लांट्स जो स्मॉल प्लांट्स है बच भी सकते हैं, रेयरली बच सकते हैं, नहीं तो उनका भी फिर डेथ होगा। तो जो जब फ्लड आ गया तो फिर वो जो कम्युनिटी है वो डिस्प्लेसमेंट या काफ़ी, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक तरह से, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो बचे भी होंगे ऑर्गेनिज्म वो इधर उधर चले जाएंगे कहीं। तो अभी complex communities have better resistance and poor resilience। मीन्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, जो भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में वो प्लांट्स काफ़ी देखे होंगे आप लोग, काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं अंदर तक होती हैं, ओल्ड प्लांट्स ज़्यादा होते हैं उसमें। वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं, तो उसमें थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप के एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड की अपेक्षा। तो फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, तो वहाँ पे सपोज कोई जैसे फायर या फिर फ्लड या कुछ इस तरह का आता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ग्रासलैंड की अपेक्षा वो बेटर सरवाइव कर पाएंगे, या फिर जो भी डिजास्टर होगा उससे प्रिवेंट कर पाएंगे अपने आप को ग्रासलैंड की अपेक्षा ज़्यादा। तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, कुछ कम्युनिटीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, मींस वो डिजास्टर या फिर कोई किसी टाइप का कोई अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो उसमें सरवाइव करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है वही रेजिस्टेंस होता है। तो अगर वो बेटर सरवाइव कर पाता है तो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका, और अगर सरवाइव नहीं कर पाता है तो मीन्स रेजिस्टेंस कम है। अभी ये देखते हैं के सेलेक्टेड स्पेसीज हैव बेटर रेजिस्टेंस एंड पुअर रेजिलियंस। के सेलेक्टेड स्पीसीज मैंने बताया था, क्या होता है के सेलेक्टेड स्पीसीज, कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है, अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए। कोई नहीं बताएगा। के सेलेक्टेड और आर सेलेक्टेड मैंने दो बताया था, कितनी बार बता चुका हूँ उसको बार बार। के सेलेक्टेड मीन्स क्या, जैसे ह्यूमन बींग्स कौन सा के सेलेक्टेड है या आर सेलेक्टेड है? के सेलेक्टेड है। के सेलेक्टेड वाले थोड़े मोर डेवलप्ड बॉडी ऑर्गन्स होता है उनका। आर सेलेक्टेड में इंसेक्ट्स आते हैं, के सेलेक्टेड में डेवलप्ड मैमल्स आते हैं, वुमेन, लायन, अदर एनिमल्स। तो के सिलेक्टेड स्पीसीज में क्या पैरेंटल केयर होता है? तो मैंने बोला के सिलेक्टेड स्पीसीज हैव बेटर रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली वो बेटर रेजिस्टेंस होगा, इंसेक्ट से तो बेटर होगा। जैसे फ्लड या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है, कोई डिजास्टर आता है, तो उसमें वो बेटर सरवाइव कर पाती हैं। इंसेक्ट्स तो कोई फायर या फिर फ्लड या कुछ आया तो सारे इंसेक्ट्स एक बार में मर जाएंगे। बट जो के सेलेक्टर जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन्स होता है उनका, वो सरवाइव कर सकती हैं। तो उनका जो होता है बेटर रेजिस्टेंस होता है और पुअर रेजिलियंस होता है। अब रेजिलियंस क्या होता है जब मैं बताऊंगा तो ये समझ में आएगा कि क्यों पुअर रेजिलियंस होता है। तो अभी नेक्स्ट यही देखते हैं, व्हाट इज रेजिलियंस। तो रेजिलियंस में आप लोग देखें, द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि ग्रासलैंड है और फ्लड आ चुका है, तो काफ़ी ऑर्गेनिज्म्स या तो इधर उधर दूर चली जाएंगी या फिर डेड हो जाएंगी, कुछ बचेंगी तो दूर रहेंगी। तो बट उसके बाद का ये कंडीशन है, एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू रिटर्न, जब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है
फ्लड आ चुका, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है या उनका डिस्पर्सल हो चुका है, उसके बाद फिर से वो कम्युनिटी जब वहाँ बाढ़ का पानी निकल जाएगा, वहाँ से सूख जाएगा, तो फिर से वो कम्युनिटी अपने पुराने स्टेट में वापस आने के लिए ट्राई करेगी। फिर से वो एनिमल्स आना चाहेंगे वहाँ पे, बचे हैं तो, और नहीं भी बचे हैं तो दूसरे जगह से फिर से आना चाहेंगे। पहले सबसे पहले तो ग्रासेज आएंगी, ग्रासेज आएंगी तो उनको खाने के लिए फिर ग्रास ऊपर्स आएंगे, फिर उनको ग्रास ऊपर्स आएंगे तो उनको खाने के लिए स्मॉल एनिमल्स आएंगे, जो सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं। तो ऐसे फिर से वो कम्युनिटी डेवलप करना चाहेगी और करेगी भी। तो वही एबिलिटी और टू कम इनटू ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी कम्युनिटी का जब डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, उसके बाद वापस उसी फॉर्म में आने की जो उनकी एबिलिटी होती है, वही रेजिलियंस होता है। तो अगर वो जल्दी से वो फिर से रिकवर करके पुराने स्टेट में आ जाती हैं, तो उनका रेजिलियंस बेटर होगा अगर दूसरे केसेस की अपेक्षा। जब दूसरे केस में अगर उन काफ़ी टाइम लगता है उनको वापस उसी कंडीशन में आने में। तो अब दो एग्जांपल देखते हैं, एक ग्रासलैंड जो कि लेस कॉम्प्लेक्स है, और एक फॉरेस्ट, मिडल ऑफ फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो मोर कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू ग्रासलैंड। तो इसमें रेजिलियंस किसका ज़्यादा होगा, मतलब कौन सी कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट के बाद जल्दी से उसी कंडीशन में वापस आ जाएगी, कोई बता सकता है क्या? कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी की। चलिए देख लेते हैं। कौ- यहाँ पे लिखा है मैंने, लेस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज हैव बेटर रेजिलियंस एंड पुअर रेजिस्टेंस। मतलब जो लेस कॉम्प्लेक्स यानी कि ग्रासलैंड वाली जो कम्युनिटी होगी, हैव बेटर रेजिलियंस, वो जल्दी से वापस आ जाएगी अपने पुराने स्टेट में आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो लेस कॉम्प्लेक्स है तो उसको फिर से रिकवर करने में कम ही टाइम लगेगा। जो कॉम्प्लेक्स, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो बना भी होगा बहुत टाइम में। ग्रासलैंड तो जल्दी बन जाता है, तुरंत ग्रासेज आ जाती हैं। आपके बेयर जो लैंड है, खाली है ज़मीन, भी देखा होगा आप लोगों ने। इवन जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो ज़मीन यूज होती है, अगर सपोज वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं लगाया जाए, तो भी अपने आप ही छोटे मोटे ग्रासेस और फिर छोटे प्लांट्स आने लगते हैं 15 दिन 1 महीने के बाद। तो जब वो प्लांट्स ग्रासेस आने लगेंगे तो फिर उसको खाने के लिए ग्रास ऊपर्स आएंगे, फिर स्मॉल कार्निवोर्स आएंगे। तो ऐसे वो तुरंत कम्युनिटी फॉर्म कर जाती है। लेकिन एक फॉरेस्ट जो भी है उसको फॉर्म करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो अगर वो डिस्प्लेस्ड हो गई है फॉरेस्ट, तो वो फिर से वापस आने में ऑब्वियस सी बात है कि और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए उनका रेजिलियंस जो होता है कम होता है, और इनका ग्रासलैंड या लेस कॉम्प्लेक्स जो कम्युनिटी है उनका रेजिलियंस ज़्यादा होता है। एंड पुअर रेजिस्टेंस, तो जो लेस कॉम्प्लेक्स, अब लास्ट में टॉपिक में भी देखा था हमें, जो लेस कॉम्प्लेक्स होता है उनका रेजिस्टेंस पुअर होता है, वही बात यहाँ भी है। मतलब वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट रेजिलियंस ज़्यादा होता है, मतलब वो जल्दी रिकवर करके फिर से पुराने स्टेट में आ जाएगी। अभी फिर देखते हैं, आर सेलेक्टेड स्पेसीज कम्युनिटी हैव बेटर रेजिलियंस एंड पुअर रेजिस्टेंस। तो आर सेलेक्टेड स्पेसीज जैसे कि इंसेक्ट्स होती है, तो उनका बेटर रेजिलियंस एंड पुअर रेजिस्टेंस होता है। बेटर रेजिलियंस होता है क्योंकि वो लेस कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वो इंसेक्ट देखा ही होगा आप लोगों ने, अगर ख़त्म भी हो जाए तो फिर से तुरंत ग्रो कर जाती है। बल लेकिन अगर टाइगर्स है, लायंस है, जैसे लायंस अभी कम हो रहे हैं, तो लायंस अगर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं कभी नियर फ्यूचर में, तो हो ही जाएंगे। तो जब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर से वो वापस आ नहीं सकते। सपोज दैट अभी लायंस का नंबर किसी फॉरेस्ट में 10 है, और 10 से कम हो करके वो 5 हो जाता है, तो फिर से रिटर्न होने में उसे काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, और कभी कभी तो इम्पॉसिबल जैसा भी होता है रिटर्न होके आना। तो जो लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं वो, उनको ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि उनका रेजिलियंस कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है।
तो आप लोगों ने देखा लेस कॉम्प्लेक्स का रेजिलियंस बेटर होगा, आर सेलेक्टेड का भी रेजिलियंस बेटर होगा और रेजिस्टेंस कम होगा। अभी हम लोग देखते हैं वाटर डोमिनेंट स्पेसीज। तो किसी भी कम्युनिटी में जब डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं तो सबका नंबर्स तो एक समान होता नहीं है, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक ग्रासलैंड में जैसे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कौन सी स्पीसीज होती है? ऑब्वियस बात है, ग्रास सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ डोमिनेटिंग स्पीसीज हुई ग्रासेस। तो जिनका भी नंबर सबसे ज़्यादा है और जिनका नंबर नहीं काउंट कर सकते हैं तो उनका बायोमास, नंबर या बायोमास ज़्यादा है। जैसे किसी पॉन्ड में अगर अलगल बूम आ गया, अलगी अलगी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे डोमिनेटिंग स्पीसीज कौन सी हो जाएगी? अलगी हो जाएगी। बट अलगी को काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ उनका बायोमास काउंट करेंगे, कितना मास है, तो वो सबसे ज़्यादा होगा। तो जो स्पीसीज का बायोमास और नंबर सबसे ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं अदर स्पीसीज के ग्रोथ को कंट्रोल करती है। अब नंबर ज़्यादा होता है तो कंट्रोल करेगी ही। अब ग्रासेस ज़्यादा है तो ग्रास ऊपर से आते हैं उनको खाने के लिए, अगर ग्रासेस नहीं होंगी तो ग्रास ऊपर से नहीं आएंगे तो कम्युनिटी फॉर्म ही नहीं करेगी। ग्रास ऊपर से नहीं आएंगे तो कार्निवोर्स एनिमल्स नहीं आएंगे। तो इसलिए उनका तो रोल होता ही है, तो जो जिनका ज़्यादा होता है और प्लस उनका रोल भी हो अगर ग्रोथ में अदर स्पीसीज के, तो वही डोमिनेटिंग स्पीसीज होती हैं। अभी एग्जांपल में जैसे वेट वुडलैंड इन वेस्टर्न यूरोप है, तो वहाँ डोमिनेंट ट्री जो है एल्डर है। तो ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। अभी टाइडल स्वैम्प इन ट्रॉपिक्स आर यूजुअली डोमिनेटेड बाय स्पीसीज ऑफ मैनग्रोव। तो मैनग्रोव एक प्लांट का टाइप है जो कि टाइगर स्वैम्प ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा होती है, डोमिनेटिंग होती है। अभी की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? तो डोमिनेटिंग स्पीसीज तो हमने देखा है कि जिनका नंबर ज़्यादा होता है तो और वो दूसरे स्पीसीज के ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। बट कुछ स्पीसीज अगर नंबर ज़्यादा नहीं भी है, सपोज कुछ कम ही है, काफ़ी कम भी है, लेकिन अगर वो कंट्रोल करती हैं दूसरे स्पीसीज के ग्रोथ को या फिर उसको इन्फ्लुएंस करती हैं काफ़ी हद तक, तो उनको की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो some species despite of the number of biomass और biomass हो गए यहाँ पे, और biomass determines community structure और keystone one। तो डिस्पाइट ऑफ दियर नंबर्स मतलब नंबर उनका कम भी है फिर भी वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उन्हें ही कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो डोमिनेंट में हमने देखा था कि उनका नंबर ज़्यादा होता है इसलिए वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रही थी, बट यहाँ पे नंबर कम होने के बाद भी वो उसको डिटरमाइन करती है कम्युनिटी स्ट्रक्चर को। तो वैसे स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। अब एग्जांपल में देखिए अफ्रीकन एलिफेंट इन वुडलैंड कम्युनिटी। तो वुडलैंड कम्युनिटी अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्रीज में वुडलैंड कम्युनिटी में एक अफ्रीकन एलिफेंट होता है, बाकी कम्युनिटीज में भी होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो उसमें स्मॉल प्लांट्स कम ही होते हैं, छोटे प्लांट्स। तो फॉरेस्ट में तो वैसे ही कम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो वो प्लांट्स की डालियों को अपना ऐसे तोड़ते रहते हैं वो एलिफेंट्स, उनका ये नेचर ही होता है कि डाल जो भी है उसको वो तोड़ते गिराते रहते हैं नीचे ज़मीन पे। तो ज़मीन पे जो डाल गिरती है तो उसके साथ पत्तियाँ उसकी जो गिरती है, उन पत्ती को खा के बहुत सारे एनिमल्स जो हार्बीवोर एनिमल्स है वो सरवाइव करते हैं। तो अगर ये एलिफेंट वहाँ नहीं होगी तो उनको फूड नहीं मिल पाएगा, स्मॉल जो है हार्बीवोर एनिमल्स हैं, तो उनको फूड नहीं मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं कम्युनिटी उससे इन्फ्लुएंस होगी, बैडली इन्फ्लुएंस होगी। तो अफ्रीकन एलिफेंट का रोल होता है उसमें, तो वो की स्टोन स्पीसीज है। लार्ज मैमल प्रीडेटर्स जैसे लायन है, टाइगर है, तो ये फॉरेस्ट में कैसे इसको नंबर्स को कंट्रोल करती होती तो बहुत कम है, लायन या टाइगर तो काफ़ी कम है, बट वो जो एनिमल्स को
प्रीडेशन की उनके द्वारा प्रीडेशन होता है, जिसकी वजह से जो फूड चेन है तो नंबर्स उनका कंट्रोल रहता है। फूड चेन में जो फूड चेन तो आप लोग जानते होंगे, नहीं भी तो बाद में मैं बता दूंगा। जो फूड चेन में जो सबसे नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ग्रासेस हैं। अब ग्रास को खाते हैं ग्रास ऊपर, फिर उसको खाते हैं कार्निवोर्स। अभी इनको इनको खाते हैं फिर लायन। तो ये लायन क्या होता है, ये जो कार्निवोर्स है इसको इनके नंबर को कंट्रोल करती हैं। अगर ये लायन नहीं होगी तो ये इनका नंबर, कार्निवोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इनको खा जाएंगे, ये इनका नंबर कम हो जाएगा। ये अगर बढ़ता है तो अब फिर ये इनका नंबर कम हो जाएगा, तो इनका नंबर कम होगा तो फिर इनका नंबर बढ़ जाएगा बहुत। तो इस तरह से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। तो कहीं ना कहीं जो लार्ज मैमल्स होते हैं, लार्ज मैमल्स ये होते तो कम है, बट वो पूरे फूड चेन जो होता है उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको, उनके नंबर्स को कंट्रोल करते हैं। अभी थर्ड एग्जांपल है सी ओटर्स। तो सी ओटर्स क्या करते हैं, ये सी अर्चिन्स के नंबर्स को कंट्रोल करते हैं। अब सी अर्चिन के नंबर को कंट्रोल करने की वजह से केल्प फॉरेस्ट, जो सी के अंदर एक फॉरेस्ट होता है, केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, तो वहाँ वो केल्प फॉरेस्ट सरवाइव कर पाता है। क्योंकि अगर ये सी अर्चिन्स का नंबर अगर बहुत बढ़ जाएगा तो ये केल्प फॉरेस्ट वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब जगह सी अर्चिन्स ही हो जाएंगे, तो ये डोमिनेट कर जाएंगे सी अर्चिन्स। तो सी ओटर्स जो है वो सी अर्चिन्स के नंबर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से केल्प फॉरेस्ट सरवाइव कर पाता है। इसलिए सी ओटर्स जो है कीस्टोन स्पीसीज है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप बुक्स में देखेंगे तो और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अभी तो अभी देखते हैं उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है। तो द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। तो डिफरेंट स्पीसीज जो एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, और रिलेटिव एबंडेंस ऑफ ईच ऑफ दोज स्पीसीज। तो मतलब कितने तरह के स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, और उनका एबंडेंस मतलब उनका नंबर या बायोमास कितना ज़्यादा है या कम है, वही स्पीसीज डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करता है। मीन्स सपोज दैट जो हमने फर्स्ट में एग्जांपल देखा था पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कितनी तरह के स्पीसीज, कई तरह के स्पीसीज होते हैं। तो मेनली देखा जाए तो क्या फिशेज होती हैं, प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। फिशेज दो हो गई, फिशेज हो गई, तीसरा टर्टल हो गया, तीन फ्रॉग्स होते हैं, चार। तो मान लीजिए यही चार स्पीसीज हैं किसी पॉन्ड में। तो ये हो गया उनका स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी, अगर 10 तरह की स्पीसीज होंगी तो उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और 2-3 तरह की स्पीसीज ही हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी। तो एक तो हो गया स्पीसीज का जो नंबर होता है वो डिटरमाइन करता है डाइवर्सिटी। अगर ज़्यादा है स्पीसीज का नंबर तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और कम है स्पीसीज का नंबर तो डाइवर्सिटी कम होगी। और सेकंड हो गया उन स्पीसीज का पॉपुलेशन क्या है, मतलब इंडिविजुअल स्पीसीज का। तो सपोज अभी मैंने 4 एग्जांपल्स बताया, जैसे फिशेज है, प्लांट्स है, टर्टल है, फ्रॉग है। तो अभी इन चारों का नंबर कितना है, मीन्स फिशेज अगर 10 है, 10 फिश है टोटल, और फ्रॉग्स 5 हैं। अभी इसको एक यहाँ एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए ये कम्युनिटी ए है, ये कम्युनिटी बी है।
तो इसमें एक स्पेसीज ये हो गया, नहीं ये भी इसी में है। एक एक स्पेसीज, दो स्पेसीज, तीन स्पेसीज, चार स्पेसीज, और इसमें भी वही चारों ही हैं। दो, नहीं एक, दो, तीन और चार, तो चार तरह की स्पेसीज है। और इनका टोटल नंबर कितना है? 10 है। आप लोग काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 आएगा। तो यहाँ पे लिखा है एबंडेंस 10 है, दोनों में एबंडेंस 10 ही है। और स्पेसीज का नंबर भी 4 है, इसमें इसमें 4 है। तो स्पेसीज रिचनेस इसको बोलते हैं, ये 4 है स्पेसीज रिचनेस। अभी स्पेसीज रिचनेस के अलावा स्पेसीज इवेननेस एक होता है। इवेननेस, तो सेकेंड पॉइंट में हमने देखा है कि डाइवर्सिटी इज ग्रेटेस्ट व्हेन द ऑल स्पीशीज प्रेजेंट आर इक्वली अबंडेंट इन एरिया। ओके, इसको देखते हैं बाद में। डाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन स्पीशीज रिचनेस एंड इवेननेस। तो दो टर्म हो गया, एक स्पीशीज रिचनेस और एक इवेननेस। तो स्पीशीज रिचनेस क्या होता है? द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी, मतलब कितनी तरह की स्पीशीज है। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, तो स्पीशीज रिचनेस 4 है, मतलब 4 तरह की स्पीशीज है। तो वो हो गया स्पीशीज रिचनेस, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज। और सेकेंड होता है स्पीशीज इवेननेस, तो ये होता है इक्विटेबिलिटी ऑफ स्पीशीज एबंडेंस, मतलब जो स्पीशीज है उनका नंबर क्या है वो डिफाइन करता है उनका इवेननेस। तो जैसे यहाँ समझते हैं इस फिगर में, ये एक स्पेसीज है, ये फर्स्ट स्पेसीज है, सेकेंड, 3 4 एंड 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, ये 5 तरह की स्पेसीज है कोई कम्युनिटी में। तो पहले में देखते हैं क्या कि सारे स्पीसीज का नंबर है। ये प्लांट स्पीसीज है, इनका एबंडेंस, प्लांट एबंडेंस ये लिखा हुआ है। एबंडेंस मीन्स उनका नंबर या पॉपुलेशन, कुछ भी। तो ये जो है क्या देख रहे हैं, ये सब बराबर ही हैं, पांचों स्पीसीज जो हैं इनका नंबर बराबर है। तो इसका मतलब हो गया इवेननेस हाई हो गया। अगर पांचों स्पीसीज का पॉपुलेशन बराबर है तो इवेननेस हाई है, और डोमिनेंस लो है। ऑब्वियस सी बात है, डोमिनेंट तो कोई है ही नहीं, सब बराबर है, इसमें तो डोमिनेंट कोई है नहीं। तो स्पेसीज रिचनेस आप लोग समझ गए थे कि स्पेसीज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, और स्पेसीज इवेननेस मतलब है कि डिफरेंट स्पेसीज जो है उनका पॉपुलेशन सेम है या फिर डिफर कर रहा है। अगर सेम है तो इवेननेस हाई है यहाँ पे, अगर सेम है तो इवेननेस क्या है? हाई है। लेकिन इस केस में देखिए सेम नहीं है। एक स्पेसीज जो है, ये फर्स्ट स्पेसीज डोमिनेट कर रही है, बहुत ज़्यादा नंबर है इनका, इनका नंबर बहुत ज़्यादा, बाकी जो स्पेसीज है इनका नंबर बहुत कम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवेननेस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा काफ़ी। मतलब इवेननेस जैसा नाम से ही लग रहा है, मतलब बराबर बराबर इवेननेस। तो ये लो हो जाएगा, बराबर नहीं है, इसमें एक स्पेसीज बहुत ज़्यादा है और बाकी सब बहुत कम है। और हाई डोमिनेंस, तो डोमिनेंस तो हाई है ही, क्योंकि एक ये फर्स्ट स्पेसीज जो है यही डोमिनेट कर रही है। तो स्पेसीज रिचनेस और डोमिनेंस समझ में आ गया होगा आई थिंक। रिचनेस मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, एंड इवेननेस मतलब द इक्वाबिलिटी ऑफ द स्पीसीज पॉपुलेशन। तो अभी जैसा हम लोग दो एग्जांपल देख रहे थे, कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी का, ये कम्युनिटी ए है, ये कम्युनिटी बी है। तो इसमें नम टाइप ऑफ स्पेसीज 4 है। तो स्पेसीज रिचनेस देखिए यहाँ पे,
स्पेसीज रिचनेस क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। तो 4 तरह की स्पेसीज इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए स्पेसीज रिचनेस 4। इसमें भी 4 तरह की स्पेसीज प्रेजेंट है, तो स्पेसीज रिचनेस 4। अभी बट इनका नंबर देखते हैं। देखिए स्पेसीज 1 जो है, इनका नंबर फर्स्ट कम्युनिटी में 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7, 7 है, और बाकी का देखिए एक एक ही है। तो इसमें क्या है, डोमिनेट कर रही है स्पेसीज फर्स्ट, ये जो है ये डोमिनेट कर रही है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ इवेननेस हाई होगा या लो होगा? अभी जैसे मैं हमने लास्ट में देखा था, लास्ट में इसमें देखा था डोमिनेट कर रही है कोई एक स्पेसीज, तो इनका क्या हो जाता है, इवेननेस कम हो जाता है, डोमिनेंस हाई हो जाता है। और जब बराबर बराबर होती हैं तो इवेननेस हाई होता है और डोमिनेंस लो होता है। तो कम्युनिटी ए में क्या है, ये स्पेसीज डोमिनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे इवेननेस क्या हो जाएगा, इवेननेस लो हो जाएगा। बट इस केस में देखिए सारी स्पीसीज, ये बस 3 है, बाकी सब ये भी 3 है और बाकी 2, 2 है। तो 2 स्पेसीज 3, 3 है, बाकी 2 स्पेसीज 2, 2 है। तो बराबर तो नहीं है, बट इनकी इस कम्युनिटी की अपेक्षा इसका इसमें ज़्यादा बराबर है, तो यहाँ इवेननेस ज़्यादा हो जाएगा, इसकी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा इवेननेस, और डोमिनेंस कम हो जाएगा क्योंकि कोई डोमिनेट नहीं कर रही है, लगभग सब बराबर बराबर ही है। तो स्पेसीज रिचनेस यानी यहाँ नंबर ऑफ स्पेसीज 4 था, बट स्पेसीज इवेननेस क्या है, इसमें इवेननेस हाई है, सॉरी इसमें इवेननेस लो है, इसमें इवेननेस लो है, और इसमें इवेननेस हाई होगा। तो अब बात आती है डाइवर्सिटी किस में ज़्यादा होगा। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, एक तो वो तो ये तो यहाँ पे दोनों में बराबर है, और दूसरा अगर इवेननेस ज़्यादा होगा तो डाइवर्सिटी ज़्यादा है। मतलब इवेननेस मतलब कोई स्पेसीज अगर बराबर बराबर है, जैसे कि इस केस में, इस केस में क्या है, स्पेसीज का जो नंबर है ऑलमोस्ट बराबर है, और इस केस में डोमिनेट है कोई स्पेसीज और बाकी स्पेसीज का नंबर कम है, तो डाइवर्सिटी जो होगा इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि बराबर बराबर है तो ये एक तो ये थोड़ा इनकी अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल भी हो रही है, और डाइवर्सिटी का होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज एंड दियर एबंडेंस, दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं डाइवर्सिटी में। तो एबंडेंस इनका इवेननेस अगर ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो अभी दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, स्पेसीज रिचनेस और डोमिनेंस, स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवेननेस। तो यही दोनों फैक्टर जो होते हैं, स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज डोमिनेंस, यही स्पेसीज डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करती हैं। तो रिचनेस दोनों में 4, 4 है, बट इवेननेस इसमें इवेननेस क्योंकि लो है और इसमें इवेननेस ज़्यादा है, इसीलिए डाइवर्सिटी भी इसमें ज़्यादा होगी और इसमें डाइवर्सिटी कम होगी। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ये स्पेसीज डाइवर्सिटी तक हम लोगों ने देख लिया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेसीज इंटरेक्शन किस टाइप का होता है डिफरेंट स्पेसीज में एक कम्युनिटी में। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके देन, कोई क्वेरी आ नहीं रही है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।